खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया है और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान की अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने 2 मरतबा अपनी बहनों को यह पैगाम भेजा और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रहीं। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रहीं। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फर्ज याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन खवातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहिबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में और यहां से उन्होंने आगाज किया है। अकराम के इलाके में हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तैमरगढ़ में गई, वहां पे भी बहुत जबरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहां पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहां पे तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर नहीं रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मंसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ गई और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आजादी मिलनी चाहिए, सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर जाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी खत्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज की भीख मांग रहे हैं, किस चीज की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है। एक बात मरियम नवाज ने कही थी, नवाज शरीफ भी ये बात कहते थे कि पहले मुजामत होगी तो फिर मफामत होगी। जब आप ताकत की पोजीशन में बैठते हैं बात करने के लिए, जैसे ईरान बातचीत करने के लिए बैठा तो टेबल पे उसने बहुत कुछ हासिल किया। कमजोरों के साथ तो कोई बातचीत भी नहीं करता, हासिल क्या करना है। इमरान खान ने 1 साल कबल कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी तंजीम को मजबूत करो। सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। वक्त आ गया है, तहरीक को आगे बढ़ाओ, तंजीम मजबूत करो। सब कारकुनान अपने MNAs MPs पर दबाव बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। ये वो बात है जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गए। आसिम मुनीर साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनका रजीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मलबा डालना किस पर है। मलबा डालने के लिए उन्हें मिल कोई नहीं रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब गुज़िश्ता 1.5-2 साल में किया भी नहीं है, तो ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल सकते। तो इनके हाथ पांव फूले हुए, इनके हाथ में कोई चीज बाकी नहीं रह गई।
अब वही बात अलीमा खानम कह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है, आप पाकिस्तान में मुआशी, इंतजामी और अदालती हालात देख लें, अब आपको निकलना होगा, करेंगे। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में, ये वो लोग हैं जो शर्मिंदा हैं, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं पाए तो ये नहीं चाहते कि कोई और कुछ करे। और थोड़े से ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है कि आप ये एक स्टेटमेंट दे दें ताकि तनाज़ा पैदा हो जाए, तो वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इससे तहरीक रुकेगी? देखें, अगर अलीमा खानम को गिरफ्तार ना किया तो जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज तो कंफर्म बता देता हूं, अगर अलीमा खानम को या इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार ना किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो यह तहरीक बहुत बड़ी हो जाएगी और आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस और इज्तिमात आप देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत लगा के अगर मुखालफत भी करना चाहती है ना, तो वो करके देख ले। ये गंडापुर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब, अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए ना अलीमा खानम के और इमरान खान की बहनों के, इसके बावजूद वो इतने बड़े बड़े इज्तिमात कर देंगे कि ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे। ये मुझे आइडिया है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी। वो इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ भी खुलकर बयान कर रही है और वो इमरान खान के हक के अंदर सबसे अगली सफ के अंदर खड़ी हुई है। तो यही वजह है कि लोग उनके साथ खड़ेंगे। लोगों को सरोकार जो है वो इमरान खान से है, लोग बाकियों को नहीं जानते। तो कुछ लोग कह रहे थे जी यहां पे मौरूसियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। तो देखें, गंडापुरों के ऊपर तो कभी बात नहीं की गई, वो भी तीनों भाई पॉलिटिक्स के अंदर हैं। फिर इसी तरह जो है वो खटक के ऊपर कभी बात नहीं की गई, शाह महमूद कुरैशी के खानदान पे कभी बात नहीं की गई, चौधरी खानदान पे बात नहीं की गई। तो ये अलीमा खानम को इलेक्शन लड़ने नहीं आ रही, ना इसने सेनेटर बनना है, ना वजीर बनना है, ना कुछ और बनना है, ना इनके बच्चों ने पॉलिटिक्स करनी है। ये सिर्फ अपने भाई के लिए आ रहे हैं। और इमरान खान कभी इनको पॉलिटिक्स में आने भी नहीं देगा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान था तब उसने इनमें से किसी को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने तो पूरा टब्बर लगाया हुआ है ना, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से उनके रिश्तेदार, ये जनाब फलाना है, इसको भी अंदर करो, इसको भी लगाओ, इसको भी लगाओ। उन्होंने पूरा का पूरा खानदान टब्बर मियां नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स के अंदर झोंक दिया अपना, सबको लगाया हुआ है। उधर सरदारी है, वो भी यही करते हैं, दूर करीब के सारे रिश्तेदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, गो कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी की कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हसन न्याजी की ये अब उसका हक बन गया है, यानी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। जितनी उसने कुर्बानी दे दी है, जितनी उसने मार खा लिया हसन न्याजी ने, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिक्स को ना छोड़े। अगर वो पॉलिटिक्स को छोड़ेगा तो वो बहुत बड़ी ज्यादती करेगा कि इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद, पाकिस्तानियों के लिए इतनी आवाज उठाने के बावजूद, जब वो एक जगह पहुंच गया और वहां से अगर वो पीछे हटता है तो वो ज्यादती करेगा। अब मौरूसियत पीछे रह गई। उस आदमी ने जितनी मार खाई है, इतनी मार तो इन जितने लीडरान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इतनी किसी ने भी नहीं खाई। के ऊपर जितने पॉलिटिकल लोग और जिनके ज्यादा अच्छे फौज के साथ ताल्लुकात हैं, उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब के बयान के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है। तो फिलहाल तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फजलुर रहमान साहब का मामला ये है ना कि जो उन्होंने बातें की वो सारी बातें ठीक है। खास तौर पे जो लश्कर वाली बात की वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। लेकिन जहां वो कमजोर जुमला बोल गए या जहां उनसे गलती हुई, वो जोशे खिताबत के अंदर ये भी कह गए कि जनाब तनख्वाह लेके शहीद होते हैं तो हम पे एहसान ना डालें। ये कमजोर जुमला ये नहीं करना चाहिए था। देखें, कोई तनख्वाह लेके तो नहीं ना, कोई वो शहादत शहीद के लिए तो आप उसको इज्जत करते हैं ना। यानी मैंने आपको कल अपने वीलॉग में बताया कि एक्चुअली जब मेरे से ये सवाल किसी फौजी ने पूछा तो मैंने कहा जी आपको आपके काम के लिए हम तनख्वाह देते हैं। तो उसने कहा जी क्या इतने पैसों के लिए कोई शहीद हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, शहादत के लिए हम इज्जत देते हैं, शहादत के लिए हम कदर करते हैं, हम प्यार करते हैं। तो शहीद का तो एक रुतबा होता है, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो, जो भी शहीद होगा अपने वतन की खातिर, अपनी कौम की खातिर, उसका एक रुतबा, उसका एक मर्तबा है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। और तमाम कौमें अपने शोहदा की इज्जत और कदर करती हैं। यही पाकिस्तान में होता है। हमारे लिए शहीद चाहे फौजी यूनिफॉर्म में हो, चाहे हाथ में कलम पकड़ा हुआ अरशद शरीफ हो, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो किसी और इदारे का आदमी हो जिसके ऊपर अटैक हो जाए, या एक आम शहरी जो अपने कारोबारी जिंदगी के लिए बाहर निकला, या वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर भी दहशतगर्द हमला कर दें और वो शहीद हो जाएं, तो हमारे लिए सारे शहीद बड़े काबिल एहतराम हैं और उनकी बड़ी इज्जत है। खास तौर पे जो बॉर्डर पे अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की जमीन को बचाने के लिए मारा जाए,
वो तो बड़ा ज़बरदस्त शहीद है और उसकी बड़ी कदर होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात कहूँगा कि प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब शोहदा के अंदर तफरीक पैदा की जाती है। जब ये किया जाता है कि जनाब ये जो बलूचिस्तान का पुलिस वाला है, इसकी मैयत अगर सड़क पे पड़ी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी क्या उसकी वर्दी सस्ती है, उसका खून सस्ता है। ये यहाँ प्रॉब्लम पैदा होता है। प्रॉब्लम तब पैदा होता है कि जिन इदारों के लोग शहादतें दे रहे हैं वो अपने ही लोगों पे जब बंदूक उठा लेते हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। फिर ऐसी बदगुमानियाँ और इस किस्म की नफरत जन्म लेती है जो पीछा करती रहती है। यही नफरत जो है वो जन्म ले चुकी थी बांग्लादेश में, इसी नफरत को हवा दी जा रही है पाकिस्तान में। तो इस नफरत को फैलाने से अगर रोकना है तो तमाम इदारों को अपनी अपनी आईनी हुदूद में वापस जाना पड़ेगा और अपने ही लोगों पर बंदूक उठाने का कल्चर बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने अगर जुर्म किया है तो पुलिस जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, अदालत में पेश करे और अदालत को इंसाफ करने दें। जिस तरह अदालतों को काबू किया गया, अदालतों पे कब्जा किया गया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, फजलुर रहमान वाला मामला तो हल हो जाएगा। लश्कर वाला जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल ठीक है, लश्कर नहीं बनने चाहिए, लेकिन लश्कर बनेंगे, ये अचकज़ई साहब ने भी बता दिया। और वो कैसे बनेंगे ये मैं आपको थोड़े दिन पहले बता चुका हूं। देखिए, मैं आपको पहले इसलिए बता चुका हूं कि मैं वो सारे इलाकों को जानता हूं और वहां लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये जो महमूद खान अचकज़ई है ना, ये भी बॉर्डर के करीब इनका इलाका है जहां पे ये रहते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इनके इलाके में भी अफीम की जो काश्त है वो होती है और पूरे बॉर्डर के ऊपर हो रही है। तो मंशियात की काश्त अफगानिस्तान में नहीं होती, अब पाकिस्तान में होती है और उसके वर्कर्स जो है वो अफगानिस्तान से आते हैं। रोजाना उनको राहदारी दी जाती है। कौन देता है? एफसीए वहां पे वो देते हैं। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, यहां पे आकर काम करते हैं। बरामचा में बहुत बड़ी एक फैक्ट्रियों का पूरा एक हब है, एक पूरा इंडस्ट्री लगी हुई है मंशियात की। ये सारा माल वहां पहुंचाया जाता है, वहां से मंशियात तैयार की जाती है, फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको भिजवाया जाता है। इस कारोबार के पीछे कौन है? सहूलत कौन देता है? सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के बगैर आप ये कारोबार नहीं पाकिस्तान में कर सकते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है और दोनों तरफ मंशियात लगी हुई है, उसके खेत लगे हुए हैं, बीच में से सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है। तो उनको नजर नहीं आ रहा कि ये क्या लगा हुआ है। सबको सारा कुछ पता है, ये मिलजुल के कारोबार होता है। अब वो जो लोग कारोबारी हैं जो ये सब करते हैं, उनके बारे में महमूद खान अचकज़ई ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि उनसे लश्कर बनवाया जाएगा। देखिए, जो स्मगलर है या जो मंशियात का कारोबार करता है या जो जराइम पेशा लोग हैं, उनको अगर आप शेल्टर दे दें और उन्हें कहें जी आप बनाएं, आप बड़े बड़े लश्कर बनाएं, तो वो बना लेंगे लश्कर। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनको ज्यादा बंदूकें मिल जाएंगी, ज्यादा गाड़ियां मिल जाएंगी, ज्यादा फ्री हैंड मिल जाएगा, वो अपना काम भी करते रहेंगे। तो अचकज़ई साहब ने इस खदशे का इजहार किया। तो लश्कर बनाओ पॉलिसी जो है ना, वो उल्टा नुकसान करेगी। कल को ये लश्कर आपके गले पड़ जाएंगे। फिर एक और बहुत अजीब काम होगा कि ये जो लश्कर आप बनाएंगे, बाद में वो तंजीमें जिनके साथ आपकी सुलह हो जाएगी, वो और ये लश्कर आपस में लड़ते रहेंगे। फिर टारगेट किलिंग भी शुरू हो जाएगी फ्यूचर में। हमने यही देखा अब तक और फजलुर रहमान साहब ने इसकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त की है। लेकिन जहां पे शहीद वाले मामले में उन्होंने कमजोर बात की जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कम से कम फजलुर रहमान के इस जुमले के साथ। जो शोहदा वाला मामला है, इस मामले पे उनके साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन बाकी तमाम मामलात में फजलुर रहमान का उन्होंने साथ दिया है। अब एक लम्हे के लिए आप सोचेंगे, जो फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया, अगर इस तरह का स्टेटमेंट इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई बंदा दे देता तो क्या होता? अभी तक ना जमीन आसमान इन्होंने एक कर देना था। इमरान खान वो आदमी है जो कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो कहता है मैं मालिक हूं, मुल्क का भी और फौज का भी मालिक हूं। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने बात की ना, देखिए, पहले ये तनकीद करते थे ड्रोन हमलों पे, पहले ये टारगेट करते थे ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, ड्रोन हमले गलत हैं। अब वो अपनी तनकीद को मोड़ कर ले आए हैं कि ड्रोन हमलों के लिए जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो लोग गलत हैं। पहले कहते थे ड्रोन हमले पे एफआईआर होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि जो ड्रोन हमलों के लिए गलत इंफॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्या कोई उनके ऊपर एफआईआर करेगा? किसी में हिम्मत है? यानी ड्रोन हमले पे एफआईआर देना तो बहुत दूर की बात है। जब ये साहब आए थे सुहेल अफरीदी साहब और उन्होंने कहा था कि ये वजीर आला बनने के बाद ड्रोन हमले रुकवाएंगे, और इनका दावा था कि ड्रोन हमलों के ऊपर एफआईआर भी होंगी, इनके सारे लोग भी यही कह रहे थे। तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये कर पाए,
लेकिन एक भी एफआईआर ड्रोन हमले के खिलाफ नहीं कर पाए। अब वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन हमले तो अपनी जगह, जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन देता है जिसकी बुनियाद के ऊपर मासूम लोग मारे जाते हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले पर भी एफआईआर देने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये एक लेवल का सरेंडर है। इमरान खान होते तो शायद वो हिम्मत दिखा देते। उन्होंने माजी में भी ड्रोन हमले बंद करवाए थे, हो सकता है वो करवा देते, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अमली तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ तो नादरीन खड़े हैं, ये आप देखें खबर, ये मारे मईशत हैं, बहुत बड़े मईशतदान हैं हसन जफर साहब। इन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े अहम इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में जो ड्यूस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे जो हुक्मरान गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया के सामने पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, जनाब हमारे यहां सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इन्हें जवाब दिया गया, आपके सिक्योरिटी के मसाइल अर्जेंटाइन और मैक्सिको से ज्यादा बड़े नहीं है। उन्होंने बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी और ना ही मईशत ठीक होगी। तो हम इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे मईशियात बता रहे हैं और हम दुनिया को जाके बार बार ये कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और इसका उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफॉल्ट की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आपका कर्जा जीडीपी का 50% हो जाए तो यह डिफॉल्ट की अलामत है, जबकि हमारा कर्जा जीडीपी का 70% हो चुका है। ये जरा आप समझिए, जो कौमी पैदावार होती है ना, कुल पैदावार, कि एक साल में आपने क्या कुछ बनाया, कितने का बनाया, या सर्विसेज पे पैसे मिला लें आप, जो कुछ भी आप पैदा करते हैं, चाहे अजनास हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, चाहे सर्विसेज हैं, जितना कुछ आप जनरेट करते हैं एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं। अगर किसी मुल्क की तमाम पैदावार या कौमी पैदावार पूरे मुल्क की जो है, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसका आध में उसका कर्जा हो जाए ना, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन हम 70% तक हमारा कर्जा पहुंच गया है हमारे टोटल जीडीपी के। तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं हसन जफर साहब। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट का इसलिए भी ऐलान नहीं कर रहा कि हमारा ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान जो है उसके और भी बड़े मसाइल हैं। और डिफॉल्ट अगर ये इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल सरेंडर अनाउंस हो जाएगा कि मईशत में पूरी तरह नाकाम हो गए। क्योंकि एक भी फील्ड में आसिम मुनीर साहब कामयाब नहीं हुए, ये मैंने आपको बताया, मुकम्मल फेलियर हो चुका है मौजूदा रजीम का। और ये पूरी कहानी आपको इन दो जुमलों में, जो अभी हसन जफर साहब के मैंने आपको बताए, मईशत के माहिर हैं, वो ये बता रहे हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी के बहाने बनाकर दुनिया को कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, या हमारे हालात बहुत खराब हैं, हमारी मदद करें। और दूसरा, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, ये बात भी इन्होंने क्लेम किया। देखिए, डिफॉल्ट तो आपने करना है, जो आपकी पॉलिसियां, जो आपकी हरकतें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है, और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के, ये सहाफियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा के ऊपर चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनका कोई कसूर है। अब देखें ना, उनकी ये खबर आप देखेंगे, पीआईए जो है ये वैसे तो बिका था 10 अरब रुपए में। 10 अरब इन्होंने पहले दिया था, पीआईए इनके हवाले हो गया था, कुछ पैसे बाद में दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि पीआईए के असासी हिस्से ज्यादा हैं। 14.2 अरब रुपए की सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं जो पीआईए के साथ गई हैं। 14.2 अरब रुपए की। अब मुनाफा चेक करें कैसा हुआ। क्या किसी को ऐसा मुनाफा मिलता है? जब 10 अरब रुपया दिया तो 14.2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज आ गई, और इसके अलावा लगभग 8 से 10 अरब रुपए के स्पेयर पार्ट्स आ गए। जहाज उसके अलावा हैं जो बहुत बड़ी तादाद में है, दर्जनों जहाज हैं। इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसके रूट्स भी हैं, वो भी साथ दे दिए। उसकी गुडविल है, वो भी साथ दे दी। उसका स्टाफ है, बेशुमार चीजें दे दी। और दे दी कैसे?
औने पौने, और दी किसको? फौजी फाउंडेशन और उनके जो हमायती हैं या उनके साथ जो उनका एक ग्रुप बना हुआ है उनको दे दी गई। मौजा ही मौजा। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये जरा देखें आप। पाकिस्तान में अदलिया की करप्शन के ऊपर एक आलमी तंजीम ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन पहले मैं आपको अदलिया का एक और कारनामा बताता हूं। आपने ये अभी फैसला देखा होगा, लोग बड़े खुश हो रहे थे, काजी फायद ईसा को बुरा भला कह रहे थे कि मुनाल वाला फैसला काजी ने गलत दे दिया। अतर मिनुल्लाह ने भी इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है माजी में। ये कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि 2006 में एक मुनाल रेस्टोरेंट बना था मारगला के पहाड़ों में, और 15 साल की लीज के ऊपर मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक ने यह जगह ली थी 2021 तक के लिए। लीज खत्म होने से 2 साल पहले यानी 2019 में पाकिस्तानी फौज का एक इदारा है रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट, तो ये जनरल हेडक्वार्टर यानी जीएचक्यू का इदारा फौज का, ये आ जाता है मैदान में और ये एक लेटर लिखता है मुनाल वालों को कि जनाब अब आपने किराया हमें देना है, और पिछले 3 साल का किराया भी आपने हमें देना है। आपने सीडीए को किराया नहीं देना, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सीडीए है इस्लामाबाद की मलकियत जिनके पास है, आपने गवर्नमेंट को किराया नहीं देना, आपने किराया हमें देना है, क्योंकि ये जगह अब हमारी है और हम हैं इसके मालिक। पिछले 3 साल का किराया भी जमा करवाओ। अब जनाब मुनाल वहां पे पैसे जमा कराता है, किराया सीडीए वाले कहते हैं हमें किराया दो, और जो पाक फौज है वो कहती है जी हमें किराया दो। अब वो 2 जगह पे किराया दे रहे थे, ये मामला लेकर वो अदालत में चले गए और उन्होंने कहा जी कि अब हम किराया इनको दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट से या सीडीए से हमें पैसे वापस दिलवाएं। ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने इस मामले को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ले आओ सारे इसके कागज, क्योंकि ये तो नेशनल पार्क का इलाका है, ये तो अवाम के लिए एक नेशनल पार्क है जहां पे जंगल होगा, जहां पे तफरीह की चीजें होंगी, और यहां पे किसी सूरत भी आप ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, आलूदगी पैदा हो रही, तो ये इलाका है ही नहीं आपका। तो कागजात ले आए, दर्जनों समातें हुई, सहाफी जाते रहे, और जो जीएचक्यू की जानिब से जो वकला आते थे वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके, बल्कि वो कहते थे 1910 से ये जमीन हमारी है, लेकिन कोई एक भी कागज या एक भी रिकॉर्ड वो अपने क्लेम के हक में पेश नहीं कर सके। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा जी ये नेशनल पार्क की जगह है, ये ना मुनाल की है ना जीएचक्यू की है, किसी की नहीं है, नेशनल पार्क की। मामला चला गया काजी फायद ईसा के पास, तो काजी फायद ईसा ने भी इसके ऊपर फैसला दे दिया। अब ये मामला एक रिव्यू में गया, रिव्यू के अंदर भी फारिग हो गया, लेकिन जब आईनी अदालत बनी तो वो तो आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, तो वहां पे हसन अजहर रिजवी साहब की सरबराही में एक बेंच बनता है और फिर ये किराया बड़ा अरसा जो है ना वो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी जमा होता रहा। ये लगभग कई साल तक ये ट्रायल कोर्ट के अंदर कुछ 6 करोड़ रुपए तक का किराया वहां पे भी जमा हो गया था। अब आईनी अदालत ने कह दिया जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ, और आईनी अदालत ने पिछले सारे फैसले फारिग कर दिए। यानी ये जो 8000 एकड़ से ज्यादा जमीन के ऊपर दावा किया गया जीएचक्यू की जानिब से, तो उन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। अब ये जमीन जीएचक्यू की है।